हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्रैक करते हैं एम लक्ष्मीकांत संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आज का अपना टॉपिक है, यानी कि आज हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमें आगे प्रत्येक चैप्टर में विस्तार से पढ़ना, यानी कि पूरी समरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल में संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। आज हमें यह तैयार करेगा, हमें ग्रूम करेगा कि हमें एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को आगे किस प्रकार से हमें देखना है, उसके प्रति किस प्रकार की अप्रोच रखनी है फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस। याद रखिएगा हमेशा की तरह अपना टारगेट क्या है, चिड़िया की आंख। तो चलिए चलते हैं एम लक्ष्मीकांत 6 संस्करण संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके पहले मैं बार बार एक अभियान की तरह, मैंने एक अभियान समझिए प्रारंभ कर दिया है आप सबके लिए। एक अभियान की तरह द हिंदू आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम, याद रखिएगा कि टक्कर में आना है तो आपको कहीं ना कहीं द हिंदू हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 9 बजे मैं सुबह आता हूं लाइव, और मैं उन बच्चों से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उनको द हिंदू हो सकता है कि समझने में थोड़ा टाइम लगे। आपको यह लगे कि जब कोचिंग पूरी हो जाएगी तब समझ में आएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुनना शुरू कीजिए। क्या एबीसीडी हम एक ही बार में सीख लिए थे? यूपीएससी करना है तो द हिंदू सीखना है। याद रखिएगा 9 बजे डेली लाइव आता हूं, आप सब आकर के कनेक्ट हो। इसके अलावा हिंदी साहित्य, हिंदी मीडियम क्यों पढ़े द हिंदू न्यूज पेपर और कैसे बनाए द हिंदू के नोट्स, ये विषय लेकर के मैं 2 फरवरी संडे सुबह 9 बजे आ रहा हूं। याद रखिएगा हिंदी मीडियम क्यों पढ़े द हिंदू और कैसे बनाए नोट्स, सुबह 9 बजे आ रहा हूं। याद रखिएगा इसका मतलब है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से मैं यहां सिखाऊंगा हिंदू की उपयोगिता। तो जो नए बच्चे 18, 19 साल के, 20 साल के, उन्हें यह समझ में आएगा कि द हिंदू कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है इसको। तो इसका इंतजार करिएगा सुबह 9 बजे, बिल्कुल मिस नहीं करना इसी संडे को। याद रखिएगा यह हमारा आप सबके सामने प्लस प्लेटफॉर्म, यह जिस प्रकार से आप ऑफलाइन कोचिंग की संकल्पना करते हैं वैसे ही अपना यह ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी का यह प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी प्लस के नाम से यह है हम लोगों का पूरा ऑनलाइन कोचिंग का सेंटर है, आप ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल आपको इस प्रकार से क्लासेस मिलती हैं कि फील लाइक यू आर राइट इन द क्लासरूम। आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइव क्लासरूम में बैठ करके देख रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में होता है। यहां हम लोग होते हैं, यहां पर आपका पूरा का पूरा चैट होता है और ये पूरा स्क्रीन जहां पर अपना कंटेंट रहता है। याद रखिएगा एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, बहुत सिंपल सा है। अनअकैडमी आप जो है ऐप डाउनलोड करें, प्लस कोर्स, और प्लस कोर्स में आप जिस प्रकार से आप कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते हैं वैसे ही समझिए यहां आपको पढ़ाई खरीदनी है बस। और हमारा प्लान है, आप देख सकते हैं, मंथली भी है और इसके अलावा ईयरली और 2 ईयरली भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, कंपटीशन टफ से टफ होता जा रहा है, तो आप 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए ही एडमिशन लीजिए। एसके लाइव कोड, जब भी आप एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एक रेफरल कोड मांगता है आपको, आप जिसे फॉलो करते हैं। याद रखिएगा मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको केवल मेरा ही इस्तेमाल करना चाहिए, एसके लाइव कोड। याद रखिएगा तो क्या होता है, आपका आपके मेंटोर के साथ एक आत्मिक कनेक्शन बनता है, वो चीज ध्यान रखिएगा। 2 ईयर, अब फिर इसके बाद 2 साल के बैच के लिए, यानी कि जो बिगिनर्स हैं, याद रखिएगा बिगिनर्स के लिए 2 ईयर कोर्स फॉर बिगिनर्स मैं लेकर के आ रहा हूं, फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर 2021-22 2021 में जो देना चाहते हैं, 2022 में जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए यह बैच लेकर के मैं आ रहा हूं। और यह 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा 15 फरवरी से नया बैच है। 15 दिन लगभग हम ओरिएंटेशन क्लास, ग्रूमिंग क्लास करेंगे, जिसमें आपको मेंटली प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी के प्रति अपनी अप्रोच हमें डेवलप करनी है। यह ओरिएंटेशन क्लास ना होने के कारण बच्चे डायरेक्ट विषय पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, जिसके कारण से क्या होता है कि वह बेहतर ढंग से जो एग्जामिनेशन की डिमांड है उसको नहीं समझ पाते हैं और सप्लाई नहीं कर पाते। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप लोग इसमें आकर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
याद रखिएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स, जिनको 31 मई 2020 में प्रीलिम्स देना है, उनके लिए मेरा टॉप 50 चैप्टर्स का बैच यहां पर आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप 50 चैप्टर्स में बहुत साइंटिफिक ढंग से कोर्स मैंने प्लान किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ये अप्रैल और मई आप देख सकते हैं, टोटल रिवीजन रखा गया है, यानी खूब रिवीजन करेंगे जिससे नेगेटिव मार्किंग के सभी प्रकार की समस्याओं से आप बच जाएं। न्यू बैच रणनीति पत्र हिंदी साहित्य के लिए 1 फरवरी से, यानी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का बैच प्रारंभ हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। और एडमिशन के लिए 9871385211 पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं भूल सुधार से। याद रखिएगा, भूल का मतलब है कि हमारी कोई भूल थी नहीं। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में ही 22 जनवरी 1946 को लिखा हुआ है कि सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। तो याद रखिएगा, उसको आपको 1947 कर लेना है। फ्लो में, ठीक है, कंटेंट था, आदमी ध्यान नहीं दे पाता, फैक्ट। तो ये एम लक्ष्मीकांत सर में 22 जनवरी 1946 लिखा, उसको आप 47 कर लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, यानी इस स्लाइड में आपको ये संशोधन कर लेना है, पहला। और दूसरा, ये भूल सुधार का मतलब है कि एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में ही उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और अब कुछ नहीं कहा गया, तो ये आपके लिए यहां पर निकाल दिया गया है कि उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बरदोई जी इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, ये 5वीं समिति है, और जिसके बारे में कल मैंने कहा था कि आपको कल मैं क्लियर करके बता दूंगा। तो बच्चों, फैक्ट्स इधर उधर थोड़े बहुत हो जाते हैं, चाहे इतनी बड़ी किताब हो या हम जैसा कोई छोटा सा इंसान। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। बस बड़ी बात इसी में है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए और मजबूत होकर के और एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपनी सफलता की राह को खोज लें। आइए आगे चलते हैं। एम लक्ष्मीकांत सर, 6th संस्करण संविधान की प्रमुख विशेषताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इससे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमारे संविधान में ऐसी क्या खूबियां हैं, या उसकी इतनी विविधता क्यों है, और उसकी विविधता का कारण क्या है, किस प्रकार से उसकी विविधता है। तो ये सारे विषय आज हम सीखने चल रहे हैं, पर टारगेट एक ही है। जो मेरा टारगेट है, चिड़िया की आंख, यूज इन प्री मेंस। याद रखिएगा, हमेशा हमारी लाइफ में, क्योंकि देखो हमारा टारगेट ही है कंपटीशन, तो हम पढ़ाई क्यों ना कंपटीशन के हिसाब से करें। ज्ञान के लिए बाद में पढ़ा जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, पहले कंपटीशन के लिए पढ़ाई करते हैं। आइए चले, सबसे लंबा, पहली जो विशेषता है कि वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान, मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। ये याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो ये पहले इसीलिए कहा गया सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 2019 एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको फंसा सकता है, यानी कि ये दोनों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आपको क्वेश्चन के रूप में दे सकता है, दोनों सही कर सकता है, या कुछ इंटरचेंज करके कोई एक पॉइंट गलत कर सकता है या दोनों गलत कर सकता है, और विकल्प रखेगा ना तो एक ना तो दो, या कोई एक विकल्प रखेगा, ठीक है ना। तो अब स्वाभाविक है, सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना, अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद अनुसूचियां नहीं है। अब आइए एक बार जरा विचार करते हैं, केवल आपके थॉट प्रोसेसिंग को डेवलप करते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, विचार करिए आप। तो मैंने पहले कहा कि हम आंसर राइटिंग, जो यूपीएससी के प्रश्न होते हैं, वो थोड़े डायनामिक होते हैं, और हम आंसर राइटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले गलती क्या करते हैं, उन डायनामिक्स को ही उठा लेते हैं, वो हमसे बनते नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो याद रखिएगा, मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं गांव गांव में। याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं, इसको कोई कुछ भी समझे, मेरी आत्मा पवित्र है, मैं हार्डवर्किंग इंसान हूं, और यह 100% सत्य है कि मैं गांव के घर घर तक पहुंचना चाहता हूं, उत्तर भारत के, जहां पर मुझे पता है, मैं गांव से हूं, मुझे पता है कि एक से एक होनहार बच्चे हैं,
आर्थिक कमजोरियों की वजह से या अन्य भी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो बेहतर एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उन तक पहुंचना चाहता हूं और उन्हें सिखाना चाहता हूं कि पहले बड़े क्वेश्चन में जाने की बजाय हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को खोलने की कला सीखनी है और अपने विचारों का डेवलपमेंट करना है। तो आपके विचारों के डेवलपमेंट के लिए यहां पर सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यहां एक प्रश्न बना दिया गया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, विचार कीजिए। तो सबसे लंबा लिखित क्यों है? अब इसका कोई एक आइडियल आंसर तो होगा नहीं। विचार क्या है? सबसे लंबा भी है, लिखित भी है, वाई, रीजन क्या है? तो स्वाभाविक है, पहला तो भाई यही कि हमें औपनिवेशिक विरासत में संविधान की कई विशेषताएं मिली हैं। जैसे 1935 का ही संविधान जो भारत शासन का अधिनियम था, तो यह जो भारत शासन का अधिनियम था वो हमारे संविधान का एक आधारभूत यानी बहुत बड़ा घटक रहा, बहुत बड़ा कंपोनेंट रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 1950 का संविधान 1935 की अनुकृति है। तो स्वाभाविक विरासत में मिला हमें, और चूंकि कहीं ना कहीं वह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल था तो हमने उसकी कई विशेषताओं को अपनाया। तो पहले तो यह भाई कि चलो सबसे लंबा लिखित संविधान, हमें एक विस्तार मिला, लेकिन हमने क्यों अपनाया, वाई, रीजन? तो हमने इसलिए अपनाया सबसे लंबा लिखित संविधान क्योंकि भारत की विविधता, जिस प्रकार से विविधता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जिस प्रकार की विविधता हिंदुस्तान में है, ऐसी विविधता यूरोप के किसी राष्ट्र में नहीं है। एकाधिक अपवादों को छोड़ करके, या यूएस में नहीं है। तो इतनी विविधता कहीं नहीं है। तो स्वाभाविक इतनी विविधता को धारण करने के लिए भारत का संविधान सबसे लंबा भी है और लिखित भी है। लिखित क्यों है? कि हमारी विविधता को कोई आंच ना लग जाए। लिखा हुआ है हर चीज कि केंद्र का शासन कैसे चलेगा, राज्य का शासन कैसे चलेगा, स्थानीय शासन कैसे चलेगा, यानी हमारा जो संघवाद है कैसे चलेगा। और सबसे लंबा लिखित है, और हमारा संघवाद भी तो सबसे अलग है ना। पूरे विश्व में संघवाद के दो स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। जो परिसंघवाद की सबसे विशिष्ट विशेषता को धारण करता है अमेरिका, वहां का फेडरल सिस्टम केंद्र और राज्य से चलता है। हमारे यहां एक तीसरा भी है जो पूरे विश्व में अद्भुत है, अकेला है, जिस पर हम प्राउड फील कर सकते हैं, वह है लोकल बॉडीज, यानी हमारे यहां त्रिस्तरीय संघवाद है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है, ये खूबसूरती है, इसलिए हमने लंबा लिखित संविधान लिया जो हमारी विविधता को धारण, विधायिका को कैसे करना है, उसकी लिमिटेशंस क्या, सब लिखा हुआ है। कार्यपालिका को क्या करना है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, सब लिखा हुआ है। न्यायपालिका को क्या करना है, उसकी लिमिटेशंस या उसकी शक्तियां क्या हैं। तीनों अपने अपने क्षेत्र में रहें, और कार्यपालिका, विधायिका कभी नागरिकों के मूल अधिकारों को अतिक्रमण ना कर ले, यह भी लिखा हुआ है। कार्यपालिका, विधायिका कभी राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्श के अपने नीति निदेशक तंत्रों के मार्गदर्शी सिद्धांत को छोड़ ना दे, इसलिए वो भी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसका मूल है कि विविधता, भारत की जो विविधता है, उन सब को संविधान में एक एक प्रावधान के माध्यम से धारण कराया गया है कि जिससे जो शासन है वह भारत की इस विविधता में एकता की जो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है उसको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। सब लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और किसी भी प्रकार के निर्णय का परीक्षण संविधान के इन्हीं जो है व्यवस्था के क्रम में, यानी संविधान में जो व्यवस्था की गई है वहीं से सब कुछ मिलता है, यानी वहीं से आधार लेकर के न्याय निर्णय किया जाता है। तो स्वाभाविक है आप ये सारे रीजन समझ सकते हैं कि क्यों इतना बड़ा है और इसके कारण क्या है। संक्षेप में क्लियर है, आगे चलते। विभिन्न स्रोतों से देखिए खूबसूरती क्या है। अब सबसे लंबा लिखित में एक रीजन यह भी है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया। भाई हमने पूरे विश्व में जो जो अच्छा था वो सब लिया है, तो लंबा तो हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यह भी एक रीजन है सबसे लंबा लिखित संविधान होने का। तो विभिन्न स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, फिर इसके बाद विभिन्न देशों के संविधान से विशेषताएं
ग्रहण की गई। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आते हैं प्रश्न पे। ली गई विशेषताएं क्या क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 से आपने क्या क्या लिया है? संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया है, न्यायपालिका लिया है, लोक सेवा आयोग लिया है, आपातकालीन उपबंध लिया हुआ, प्रशासनिक के जो भी विवरण होते हैं वो लिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में, मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों से कि क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम ने 1950 के संविधान की पूर्व पीठिका तैयार कर दी थी, यानी क्या उसी की अनुकृति है 1950-1935 की? तो देख सकते हैं कौन कौन से विषय लिए गए हैं, आगे भी हम विस्तार से भी इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का संविधान हमने क्या लिया? संसदीय शासन लिया है, विधि का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया लिया है, एकल नागरिकता लिया, मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, परमाधिकार का जो लेख है वो लिया है, ठीक है ना, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, उच्च सदन निम्न सदन, ये सब हमने यहां से लिया है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? मूल अधिकार लिया है। याद करिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मेरे साथ रिपीट करिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना लिया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने लिया। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको रटना पड़ेगा, याद रखिएगा, आपको रटना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। अगला, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया है। कनाडा का संविधान से क्या लिया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये शब्द अभी आप केवल परिचित होइएगा, ये जो चीजें हैं आगे, आज हम केवल संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, आगे एक एक पार्ट की डिटेल है, परामर्शी अधिकार क्या होता है, सो ऑन सब डिटेल है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमने क्या लिया? समवर्ती सूची लिया, व्यापार लिया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता क्या लिया? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने क्या से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने क्या लिया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का जो सिद्धांत, वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। सोवियत संघ का संविधान हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य लिया और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने लिया। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्र लिया और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को लिया। फिर दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया। जापान का संविधान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं 11 पॉइंट, आप सबको यह सब याद करना पड़ेगा। इनफैक्ट बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अब आइए देखिए, एक प्रश्न यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय इसके निर्माताओं ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से किन किन विशेषताओं को ग्रहण किया? अब आप विचार करिए, यही प्रश्न आया है 2 बार यूपीएससी में, चेक करिएगा आप, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी है। तो क्या लिया? संघीय तंत्र लिया, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। याद रखिएगा, संघीय तंत्र पूरा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, याद करिए, मैं डिस्कस कर चुका। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताइए, 150 शब्दों में अमूमन पॉलिटी के आंसर आते हैं। अब 150 शब्द में लिखने के लिए इसी प्रश्न को अगर 150 शब्द में आपको लिखना हो, इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा, अगर 150 शब्द में लिखना हो 150 में, तो आप देखिए कितना पॉइंट हो गया। ये 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, यानी संघीय तंत्र 1, राज्यपाल का कार्यालय 2, न्यायपालिका 3, लोक सेवा आयोग 4, आपातकालीन उपबंध 5, प्रशासनिक विवरण 6। 2-3 को ओपन कर दीजिए, 6। अब आप देखिए 15-15 शब्द भी लिखिए तो आपका 150 के आसपास पहुंच गया। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग यूपीएससी नहीं, मुख्य परीक्षा। सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदी मीडियम रिजल्ट केवल इसलिए जा रहा, हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पढ़िए, याद रखिएगा
मैं तब भी मान सकता हूं, फिर भी अकॉर्डिंग टू मी तो 50 चैप्टर ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, और स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए। पर मुख्य यार मतलब जब तक रिवीजन नहीं करेंगे वहां पॉइंट याद रहेगा। आप विचार करिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कॉपी में रहते हैं, आपकी आंसर बुकलेट में, क्वेश्चन बुकलेट में रहते हैं, चारों विकल्प आपको पता ही नहीं में से उत्तर, लेकिन तब भी उत्तर नहीं होता, पढ़ी चीज याद नहीं आती। तो आप रखिएगा मुख्य परीक्षा में क्या इतने पॉइंट याद आ जाएंगे? इसीलिए कह रहा हूं कम पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, कम पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। चलिए आगे चलते हैं यहां से। अब तो इनको आप सबको पढ़ लीजिएगा। अब आपको उत्तर यह भी मिला है, सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान क्यों? चूंकि हमने इतना लिया है बाहर से, तो स्वाभाविक हमारा लंबा और लिखित तो होगा ही होगा। फिर इसके बाद अगली विशेषता क्या है? नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता का मतलब सरलता, अनम्यता का मतलब कठोरता है। तो नम्यता सरल भी है, कठोर भी है, यानी समझ सकते हैं ना, आवश्यकता पड़ने पर सरल हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पर कठोर हो जाता है। तो इसका मतलब लोचशील संविधान है ये, और आपको अच्छे से पता है लोचशील व्यक्ति, लोचशील समाज और लोचशील संविधान, ये तीनों सफल होते हैं। अपनी लाइफ में रिजिड नहीं होना है, लोचशील बनिए, क्या दिक्कत है? क्लियर है? जैसी आवश्यकता पड़े अपने आप को देश काल परिस्थिति में समायोजित कर लीजिए। वही है हमारा संविधान, देश काल परिस्थिति में चीजों को समायोजित करता है। समय आया तो कठोर, समय आया तो एकदम मृदु सरल। इसका मतलब क्या? यानी नम्यता और अनम्यता का अब एक्चुअल में राज्य व्यवस्था में क्या संदर्भ है? तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 इसको आधार प्रदान करता के अनुसार संसद संविधान में दो प्रकार से संशोधन कर सकती है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से, और कुछ का संशोधन बिना किसी मतलब एक कॉमन प्रोसेस से वो कर सकती है। तो नम्य भी है, अनम्य भी है, याद रखिएगा। अब आइए एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? 65, 68, 66। प्रैक्टिस आपकी करनी है आपको। अगला क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता यानी केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, यही कहने का मतलब है। झुकाव उस तरफ है, पर साथ साथ संघीय यानी केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शक्तियों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हुए शासन का संचालन करते हैं। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, जरा बच्चों विचार करिएगा, इसको मैं जरा समझा दूं आपको। अभी CAA से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, और NIA, ठीक है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो अपनी है NIA। तो इसके एक उदाहरण से देखिए, एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब क्या है? संसद ने CAA को क्या किया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करा लिया। सदन में उनका बहुमत है, आसानी से उन्होंने पास करा लिया। लेकिन अब कई राज्य असहमत हैं, तो जब पास करा लिया और कई राज्य असहमत हैं तो क्या हो गया? एकात्मक। पर संघीय व्यवस्था, झुकाव कहां है? संघीय व्यवस्था। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ठीक है आपने कर लिया, लेकिन फिर दो उदाहरण याद करिए। केरल सरकार ने क्या किया? CA को लेकर के अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल किया और मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के तहत यह केस डाल दिया कि भैया ये कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। क्लियर? संविधान के मूल आधारिक जो अभिलक्षण उनका उल्लंघन कर रहा है। किया कि नहीं किया? इसका मतलब कि संघ यानी राज्य भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, CA ये बताता है। छत्तीसगढ़ ने NIA को लेकर के यही आरोप लगाया और 131 के तहत केस सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब राज्यों के पास भी अपनी शक्तियां हैं, समझ गए होंगे आप। तो यह है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता, आप सबको पता है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन मार्क में लगा दे रहा हूं, कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। पता चले विकल्प दे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का स्पष्ट इस्तेमाल किया गया। आप कहेंगे नहीं भैया कान खड़े, गलत। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया, संघीय शब्द नहीं, राज्यों का संघ।
ये थोड़ा बाइफर्गेशन समझे रहिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बच्चों ये सब आप डिटेल से पढ़ेंगे, तो संविधान की समग्र विशेषता पढ़ रहे हैं, आगे एक एक चैप्टर ये सब इन्हीं सब पर हैं, हम विस्तार से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। क्या करता है? भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आइए प्रैक्टिस करिए, दोनों सही है। अब आपको क्या करना है? अपनी टेस्ट सीरीज बनानी। क्या करनी है? अपनी टेस्ट सीरीज बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि 40% पढ़ाई, 60% टेस्ट, और टेस्ट में आप दूसरों के टेस्ट की बजाय पहले इस 60% में 40% प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चन बनाने की। बाद में एग्जाम के समय अप्रैल मई में या जब भी 21-22 में आप अटेम्प्ट करें, तो एग्जाम के 2 महीना पहले आप दूसरों की टेस्ट सीरीज लें, उसके पहले केवल अपनी टेस्ट सीरीज दबा करके प्रैक्टिस याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, याद रखिएगा। यानी वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति है। यानी संसद का मतलब एक वास्तविक और एक नाम मात्र का कौन है? तो राष्ट्रपति है। वास्तविक हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। यह भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर्स में, और दोनों गलत लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है, प्रधानमंत्री नामिक कार्यपालिका होता है। विकल्प द केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। आंसर क्या होगा? डी। अभी 13, 14, 15, 16, 17 का एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, संसदीय स्वरूप है। पहली विशेषता यह है संसदीय स्वरूप की, बहुमत वाले दल की सत्ता। आप सबको पता है, जिसको बहुमत मिला, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेही है। विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तो इसकी जवाबदेही है। यानी कि अगर आप विधायिका के समक्ष क्या करते हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो आपको अनेकों प्रकार की समस्याएं, जो हम आगे संसद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो यहां मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा। संसदीय स्वरूप में संसद के साथ साथ राज्य विधान मंडलों को भी संसदीय स्वरूप ही कहा जाता है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, राज्य विधान मंडलों को भी संसदीय स्वरूप, इसीलिए यहां प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी जिक्र आया है। द्वारा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व किया जाता है। सिर्फ निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा अथवा विधानसभा का, उच्च सदन यानी राज्यसभा का विघटन नहीं। और राज्यों में जहां जहां, सब जगह तो है नहीं, जहां जहां विधान परिषद है तो वहां पर उनका विघटन नहीं होता है, यह याद रखना। तो अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस या किन सदनों का विघटन किया जा सकता है? तो आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास है प्रैक्टिस बच्चों, बहुत बढ़िया से। देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे एकदम दिल के करीब मेरा जो भी गांव का बच्चा, मैं बार बार कहता हूं, सभी के बच्चे, शहरों के भी, एवरीवेयर जहां भी हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता है 69% आबादी गांव में है, इसका मतलब है कि वहां तक बच्चा घर में बैठ करके चाहे तो सब कुछ अचीव कर सकता। वही विश्वास आपके मन में मैं डालना चाहता हूं, लड़कियां हो लड़के हो, याद रखिएगा। विशेषकर लड़कियों के लिए आप लोग खुद विचार करिए, असर की रिपोर्ट में क्या था, जो मेल हैं वो भी इस बात को सोचेंगे। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट में क्या था, मैं लड़कियों की, हाउसवाइफ्स की बात क्यों करता हूं, उसके पीछे का जरा जो प्योरिटी है उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या था उस रिपोर्ट में कि जो पेरेंट्स होते हैं वो निजी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, यानी जो मेल चाइल्ड होता है, लड़कियों को सरकारी स्कूलों में ही रख दिया जाता है। तो ग्रामीण भारत की जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं, क्या उनको केंद्र मुख्य सेंटर में आने की आवश्यकता नहीं है? तो मैंने बीड़ा उठाया है, और आप चाहे कोई मेरी आलोचना करे, चाहे कोई मुझसे खुश रहे ना रहे, याद रखिएगा 1-1.5 साल के अंदर ये प्रूफ करके रहूंगा कि घर घर में, याद रखिएगा गांव के कोने कोने में हिंदी भाषा से तैयारी करने वाले बच्चों में एक रिनेशा लेकर के आना है। आप इसको चाहे जो समझिए, लेकिन मैं इसे अपना पागलपन समझता हूं। याद रखिएगा, जुनून इसे कहते हैं, पैशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चे हैं, आप प्रैक्टिस करिए और अपनी हर कमजोरी को अपनी सफलता से ढक दीजिए। याद रखिएगा, हम बदल सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं। हिंदी माध्यम
चाहे 500 सीट आ जाए, चाहे 300, हम उसमें आधे से ज्यादा ले सकते हैं। देश हमारा है, 150 शब्द में लिखना है, देश हमारा है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर हम क्यों नहीं पास कर सकते हैं? आखिर क्या ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम का ये रिजल्ट हो रहा है? इसलिए चूंकि हम सोचते नहीं, हम डर गए, हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं क्योंकि हम डर गए। हमें लगता है अरे दादा कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए, गलत होने दीजिए, गलत होगा किसी से चेक कराएंगे, वो काटेगा, फिर आप लिखिए। याद रखिएगा, गलती से ही हम सीखते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक ही बार में परफेक्ट आंसर लिख ले, एक ही बार में परफेक्ट क्वेश्चन बन जाए। संभव नहीं है। प्लीज घिरिए, लड़खड़ाइए। समझ सकते हैं ना? एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अगर क्रिपिंग यानी कि आपको जमीन पे घिसटना पड़े ना, तब भी अंतिम सांस तक आपको अपने अंदर वह जज्बा बना के रखना है कि आपने चलना है, आपने चलना है, आपने चलना है। अरुणिमा सिन्हा का वीडियो एक बार सभी लड़कियां, सभी महिलाएं और मेल भी, आप लोग एक बार अरुणिमा सिन्हा का वीडियो आपने देखा होगा, एक बार अब मेरी क्लास के बाद, मेरे कहने के बाद देखिए उस लड़की का जोश, उस लड़की का जुनून। हमें ठंड लगती है, हम रजाई में घुसते हैं, लड़की के पैर नहीं हैं और वो एवरेस्ट पर पूरे विश्व के जितने भी बड़े माउंटेन्स है उनको फतेह कर रही हैं। आप समझ सकते हैं, हम थक जाते हैं, पर जरा उनकी एनर्जी को महसूस करिए कि जिनके पास पैर नहीं है और वो जहां ऑक्सीजन नहीं वहां पहुंच रही, हम तो ऑक्सीजन के चैम्बर में बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो प्लीज एक बार वह वीडियो, सारी लड़कियां, गांव की सारी महिलाएं, हाउसवाइफ, प्लीज एक बार आप लोग देखिए अरुणिमा सिन्हा का, मेरे कहने पे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैंने देखा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग बातें मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब अगली चीज क्या है? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका ये क्या भाई? अब हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ, अब ये सब बच्चों आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, यानी इसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका की संरचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियां सब संविधान में विशिष्ट रूप से लिखी गई हैं। शक्तियों का स्रोत उनको कहां से मिलता है? संविधान से मिलता है, इसीलिए इनको स्वतंत्र कहा जाता है। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या समझते हैं? ये वाला पार्ट आ गया आंसर में, आंसर फॉर्मेट में आपके। और एकीकृत से क्या समझते हैं? तो ये वाला फॉर्मेट आ गया। आप समझ सकते हैं, मैंने पहले कहा छोटे छोटे क्वेश्चन का हम आंसर बनाएंगे, बाद में जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, 6th एडिशन जब खत्म करूंगा, तब टफ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। हालांकि अभी आने वाला एक टफ क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया था, मौलिक अधिकार, यानी कि क्या है मौलिक अधिकार? जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब आप चूज करिए। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप लोग इसको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए, ये आपका क्वेश्चन है और बहुत आसान है। मौलिक अधिकारों पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। नैसर्गिक अधिकार, मानव जब स्वतंत्र हुआ, थोड़ा समझा देता हूं मौलिक अधिकार क्यों संविधान में लाए गए। आप विचार करिए कि जब मानव इस धरती पर आया होगा, इमेजिन करिए हमारे पूर्वज 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 यानी कि, तो जब हमारे पूर्वज आए होंगे उस टाइम पे उन्होंने प्राकृतिक रूप से सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग किया कि नहीं किया? बोलने की, कहीं आने की, जाने की, व्यापार करने की, सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उन्होंने उपभोग किया। लेकिन थोड़े समय के बाद जब पूर्वजों की संख्या बढ़ी तो समाज में क्या हुआ? अब एक मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? मछलियां, कभी आप तालाब में अगर मछलियों को कोई चारा डालिए तो चाहे आप एक छोटे से पैकेट से 5 दाना फेंकिए, आप देखोगे सारी मछलियां उस पर अटैक करेंगी, भले पाए ना पाए लेकिन वो पूरा उसमें लगी रहती हैं। इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय, यानी कि मिलना कुछ नहीं लेकिन सभी लोग आपस में एकदम एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं कि काश कुछ मिल जाए। तो मत्स्य न्याय की स्थिति थी। तो फिर समाज के लोगों ने अपनी संप्रभुता,
अपनी सॉवरेंटी, अपने जो नैसर्गिक अधिकार थे वो राज्य को सौंप दिए। राज्य का जन्म हो गया, जिसे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी कहते हैं। तो राज्य का जन्म हुआ, तो जब राज्य का जन्म हुआ तो राज्य से यह अपेक्षा की गई, क्या अपेक्षा की गई? जिन नागरिकों ने राज्य को सृजित किया है तो राज्य अपनी जिम्मेदारी समझेगा और उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। और यही है मौलिक अधिकार, यानी मानव को प्राप्त जो नैसर्गिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उसका संवैधानिक रूप से संरक्षण, इसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। आगे डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे, इतना आप इस पर प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये क्या भैया? राज्य के नीति यानी जो भैया राज्य हैं, केंद्र राज्य सरकारें, नीति की वो जब कोई नीति बनाए, निर्देशक, तो इन आधारों पर, यानी कि कुछ गाइडलाइंस हैं जो संविधान दे रहा है, इन मार्गदर्शी सिद्धांत, उन्हें क्या बोलते हैं? मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर क्या करें? शासन का संचालन करें और अपने को, यानी सरकारें अपने को लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करें। क्यों? क्योंकि सरकारों का अस्तित्व उन लोगों से है जिन्होंने उन्हें चुन करके भेजा है। अतः जो उनके प्रतिनिधि हैं चुने गए, अगर वो शासन सत्ता में आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने, यानी कि जो उनके सर्वे सर्वा है डेमोक्रेसी में जनता, तो वो जनता के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यहां पर नीतियों का निर्माण करें। यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है एक आदर्श की तरह। मूल अधिकार क्या थे? बाध्यकारी हैं राज्य के ऊपर। अगर राज्य की नीतियों से मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में जाने की शक्ति है, उच्च न्यायालय में जाने की शक्ति है, और न्यायालय उनको रेमेडीज प्रदान करेगा। नीति निदेशक तत्व क्या है? मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, बाध्यकारी नहीं है। इनको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, स्वाभाविक है, या उसके आधार पर मूल अधिकारों जैसा कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये क्या है? एक प्रकार से आइडियल्स है कि राज्यों को कैसे चलना चाहिए। देख सकते हैं हमारा संविधान इतना लंबा क्यों है? सबसे लंबा लिखित संविधान, सारे पॉइंट आ रहे हैं ना? क्यों है? क्योंकि हमारे यहां एक एक चीज डिफाइन है, यह हमारी खूबसूरती है। भारतीय संविधान, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? निबंध पूछेगा तो क्या लिखेंगे? इसलिए कि हमारे संविधान में हर वह चीज डिफाइन है जिसके द्वारा एक मानव, एक राज्य, इन दोनों का बेहतर ढंग से विकास होता है, संचालन होता है, मार्ग निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, नियमन होता है। आप यह इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित, भाग 4 ये सब याद रखना, भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में आगे ट्रिक मिलने वाली है आप लोगों को। 2-3 रोज के बाद ट्रिक भी आएगी बीच बीच में, जबरदस्त फार्मूले वाली ट्रिक, पिछली वाली ट्रिक से 5वें एडिशन से बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक, याद रखिएगा। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित देश की शासन व्यवस्था के आधार, मैंने बता ही दिया, आप लोग पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रैक्टिस करिएगा, दोनों सही है, पर आप क्या करेंगे? यह भी विकल्प बनाएंगे, यह भी विकल्प बनाएंगे, यह भी विकल्प बनाएंगे। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनाने की प्रैक्टिस करिए। मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 51 का स्वर्ण सिंह समिति, याद करिएगा, की सिफारिश के आधार पर यह 42nd संविधान संशोधन, एक एक चीज पकड़िएगा, कभी कभी भूल जाता आदमी, 42nd की बजाय उसने 44 कर दिया, हम घबरा करके गलत कर देते हैं। नागरिकों के राज्य के प्रति दायित्वों का उल्लेख कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। याद रखिएगा, नहीं हटा देगा, लिख देगा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। छोटी छोटी बातें मैंने पहले ही बताया, यूपीएससी इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर करता है, अलर्ट रहिएगा। निम्न कथनों पर विचार, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब बताता हूं मौलिक कर्तव्य का असली उद्देश्य। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा गया। आप देख लो, 44वां इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही यूपीएससी धीरे से खेल खेल देता है, और हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई मेंटोर हमें उस लेवल पर जाकर के काम नहीं करता तो हम घबरा जाते हैं यार, मतलब कंफ्यूजन में। और जब घर आते हैं तो क्या होता है, अरे दादा ये गलत हो गया, अरे दादा ये गलत हो गया। ये सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने लगातार बेटे
प्रीलिम्स निकाला है, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिनका प्री नहीं होता था, हमारे बैचमेट में ही थे, तो ये चीजें निकल कर अरे ये कैसे गलत हो गया, अरे ये कैसे गलत हो गया। तो इसलिए वो अनुभव बता रहे हैं और आप लोग भी अनुभव करते होंगे। मौलिक कर्तव्य समझाऊं इसको नीति शास्त्र से। नीति शास्त्र में 2014 में एक प्रश्न आया था, मौलिक कर्तव्य को मैं समझा रहा हूं, उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। पूछा था, एक सेकंड कहां, कि रक्षा सेवाओं के संदर्भ में, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में जो देशभक्त होते हैं, याद रखिएगा, उनसे प्राण उत्सर्ग करने की अपेक्षा रहती है। यानी वो रक्षा सेवाओं में प्राण उत्सर्ग करने की अपेक्षा रहती है, यानी आवश्यकता पड़े तो प्राण दे सकते हैं। ये किसमें? सैनिक सेवाओं में। फुल स्टॉप। दैनिक असैनिक जीवन में क्या है? असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या अर्थ है? तो असैनिक यानी कि आपका हमारा जीवन, तो असैनिक जीवन में देशभक्ति का अर्थ यही है, मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करना, देश की समस्त सांस्कृतिक संपदा, धरोहर, विरासत, सबका संरक्षण करना, यही है। तो आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्यों की इंपॉर्टेंस कितनी, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप मस्त रहिए। पंथ निरपेक्षता, यह भी जबरदस्त विशेषता, जरा समझिएगा। हमने तो पंथ निरपेक्षता, कई बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, भैया ये पंथ क्या है? तो धर्म निरपेक्षता ये शुरू में था, फिर हमने इसको चेंज किया, हम पंथ निरपेक्षता पे आ गए। अब बच्चे कहेंगे धर्म क्या है, पंथ क्या है, हैं? ये यही नहीं पता है। तो आज चलिए, धर्म क्या है? वेद में कहा गया धर्म इति धार्यते, धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य वही धर्म है। और धारण क्या किया जाता है? अच्छाई, इसलिए धर्म अच्छाई है, बस और कुछ भी नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद में आया है, याद रखिएगा। धर्म क्या है? अच्छाई है। फिर भी चूंकि व्यवस्था के अनुक्रम में धर्म लोगों से संबंधित हो गया, समूहों से, समुदायों से, तो हिंदू धर्म, मुस्लिम, सारे धर्म अस्तित्व में आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान, हमारा संविधान क्यों प्राउड करना चाहिए, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता से भी आगे पंथ निरपेक्षता के आदर्श को ग्रहण किया है, जो हमारी विविधता में एकता की संस्कृति और उसकी विरासत को अक्षुण्ण रखता है और उसे बेहतर ढंग से आगे भी बढ़ाता है। याद रखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मूल्य हमें मिलते हैं। गर्व से हम हर एक मंच पे कहते हैं भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और फ्रांस हो तो फ्रांस को भारतीय पंथ निरपेक्षता से सीखना चाहिए। 2019 का क्वेश्चन है कि फ्रांस भारतीय धर्म निरपेक्षता से क्या सीख सकता है। यही हमें प्राउड है कि यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है कि हमारी पंथ निरपेक्षता से पश्चिमी राष्ट्र क्या सीख सकते हैं। यह मूल्य है। तो धर्म क्या है? धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, और धारण क्या किया जाता है? अच्छाई। क्लियर है? तो अच्छाई, लेकिन फिर भी विकास के साथ धर्म लोगों से जुड़ गया। अब ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा, पंथ निरपेक्षता यानी कि हमने कहा कि भाई धर्म शब्द ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हम किसी पंथ को भी नहीं मानते। लिबरल पंथ शब्द और भारतीय धर्म निरपेक्षता का लिबरल रूप है। धर्म आप सबको पता लग गया, पंथ क्या? रास्ता। इन धर्मों के आधार पर चलने वाले रास्ते, जैसे कबीर पंथ, दादू पंथ, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो स्वाभाविक है ये पंथ रास्ता, यानी हम धर्म से ही नहीं, हम किसी पंथ से भी निरपेक्ष, यानी राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। पर सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि भारतीय संविधान में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक या धर्म का प्रबंध करने की सुविधा दी गई है, अपना धर्म मानने की और प्रबंध करने की। याद रखिएगा, तो स्वाभाविक है पंथ निरपेक्षता, ये आप यहां पर समझ, ठीक है? तो यानी राज्य का कोई धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्मों के प्रति राज्य समान नीति का अनुसरण करेगा। धर्म के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार। याद रखिएगा, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी कीजिए। ये वही वाला प्रश्न है, सरल प्रश्न, जो मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता हूं। पहले सरल प्रश्न, फिर कठिन प्रश्न जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हैं। तो हम 0 से चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। याद रखिएगा, तो पंथ निरपेक्षता
से आप क्या समझते हैं मैंने बता दिया। यानी कि धर्म निरपेक्षता का ही एक पर्याय पंथ, पंथ का अर्थ होता है रास्ता, यानी भारत किसी भी प्रकार के धार्मिक रास्ते से यानी कि राज्य का कोई संबंध नहीं है। क्लियर है? यानी वह सभी धर्मों को समान मानता है, यही है पंथ निरपेक्षता। आगे डिटेल में इसके हम लोग चलेंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल, ये नहीं किसी को नहीं मिलेगा किसी को नहीं, यूनिवर्सल। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद करिए प्रीलिम्स, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तो आप देख सकते हैं 61th अमेंडमेंट, 18 वर्ष का व्यक्ति। अब प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? आपके सामने विकल्प है, आप चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता याद रखिएगा, भारत में सभी को एकल नागरिकता, किसको? सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है, अर्थात सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, ना कि अलग अलग राज्यों के। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में वो यूएस के भी नागरिक हैं और अपने अपने राज्यों के भी नागरिक हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, संघ की अलग नागरिकता और राज्यों की अलग नागरिकता अमेरिका की, किंतु भारत में संघ की एकल नागरिकता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? विकल्प में आप मारिए और प्रैक्टिस करिए। आपातकालीन प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी राज्य के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, किसी भी राष्ट्र के समक्ष आकस्मिक प्रवृत्ति आ जाती है राज्य के विकास की प्रक्रिया में, यह स्वाभाविक है आकस्मिकता। तो आकस्मिकता भी हमारे संविधान में सुनिश्चित कर दी गई है कि कौन कौन सी आकस्मिकताएं हो सकती हैं और उस पर किस प्रकार से शासन का संचालन होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352। ये सब आगे आप आपातकाल पर एक चैप्टर ही मिलेगा। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य सरकार की असफलता, अनुच्छेद 365। यानी देखिएगा सीएए को लेकर मैंने एक एडिटोरियल हिंदू में कराया था, आपको अगर याद हो तो क्या कराया गया था कि जैसे केरल ने कहा कि भाई हम इसको अस्वीकार करेंगे, उन्होंने बिल पारित किया, पश्चिम बंगाल ने भी किया, इसके अगेंस्ट सर्वसम्मति से विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया। तो अब आपको याद होगा हमने कहा था ना कि केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य सरकार की असफलता, अनुच्छेद 365। राज्य के पास ऐसी शक्ति है तो आपातकाल, सीए चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा विधान को लागू किया गया है, ऐसे में तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, अनुच्छेद 365। याद रखिएगा, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य सरकार की असफलता। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या संकट होने पर, अनुच्छेद 360। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रैक्टिस आपको करनी है, सब दिया गया कंटेंट। प्रैक्टिस मेक मैन वुमेन परफेक्ट, दोनों को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय, भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती। त्रिस्तरीय, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, पंचायत और नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता? प्रैक्टिस 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 मेक मेंस एंड वुमेन्स परफेक्ट, याद रखिएगा। चलते चलिए, लेट्स क्रैक इट। क्लियर है? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब तैयारी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। पर फिर से हिंदी माध्यम, अगर इंग्लिश माध्यम को टक्कर देनी है मेरे अभियान में, मेरे साथ आपको मेरा साथ देना है, तो आपको लाइव क्लासेस डेली 9 AM आपको आना पड़ेगा। याद रखिएगा, नहीं भी आ पाते तो भी द हिंदू आपको फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है जो नए बच्चे 18, 19, 20 साल के, उनके मन में एक गलत धारणा हो कि जब मेरी कोचिंग हो जाएगी जीएस की तब मैं हिंदू पढ़ूंगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। धीरे धीरे
1 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आप सीख तो सकते हैं ना? क्या आप जब पहली बार इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स सब याद हो जाएगा? गलत धारणाएं नहीं चलेंगी। याद रखिएगा। क्या एक बार में, फिर से बताइए, क्या एक बार में एप्पल की स्पेलिंग याद हो गई थी? बहुत सरल है। लेकिन बाद में APPLE, क्लियर है? तो स्वाभाविक है इस प्रकार से चीजों को आपको देखने की आवश्यकता है। हिंदू जरूर फॉलो करिए अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को गौरवान्वित कराना। शायद हम लोग असफल रहे तो कुछ ये भी रीजन हो सकते हैं उसमें रहे हों कि उतना बेहतर ढंग से सुविधाएं नहीं थी आपके पास, तो आपके घर में सुविधा आ रही है। मिलिए मुझसे द हिंदू डेली डिस्कशन में। और 2 फरवरी को सुबह 9 बजे हिंदी मीडियम क्यों पढ़े द हिंदू संडे 9 बजे मैं आ रहा हूं, और हिंदू का नोट्स कैसे बनाएं, दोनों चीजें लेकर के याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पढ़ा है, याद रखिएगा, बड़ी गहराई से आपने भी पढ़ा। हिंदी भाषा केंद्र में थी, आज हिंदी भाषा निर्वासित हो गई है। अगर रोजगार से हट जाएगी, वैसे IIT IIM PMT से तो हट ही चुकी है, अगर सिविल सर्विसेज से भी हट जाएगी तो याद रखिएगा हिंदी भाषा मृत प्राय हो जाएगी। केवल सिनेमा में चलेगी, पर सिनेमा के एक्टर भी जब मंच पे खड़े होंगे तो हिंदी की बजाय इंग्लिश में ही बोलेंगे, याद रखिएगा। तो हम लोगों को, यार युवा है ना, क्या हम केवल बीजेपी हैं, केवल कांग्रेस हैं या कोई अन्य पार्टी हैं? हम एक हिंदुस्तानी भी तो है ना। तो हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के उन गौरवशाली पलों के लिए क्या हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।